नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 21 जुलाई 2023 और आज के द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, इन इम्पासेस इन द रेसलर्स केस द लूजर इज द रूल ऑफ लॉ। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। तो रूल ऑफ लॉ का सिंपल मतलब है कि वे सभी कानून जो सभी नागरिकों के लिए समान है और इनमें से किसी भी नागरिक का अगर कोई भी उल्लंघन होता है या कोई भी नागरिक किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायालय दंड दे सकती है। तो अब इस आर्टिकल के बारे में समझते हैं। इसमें क्लियरली यही कहा गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, परंतु वर्तमान समय में जो हमारा भारतीय समाज का परिप्रेक्ष्य है, हमेशा प्रयास किया जा रहा है, हर एक तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि कैसे इस कानून को दबा दिया जाए, चाहे वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो या मनी पावर हो, कास्टिज्म हो, रिलीजन हो। इन सभी कारणों से कहीं ना कहीं हमारे कानून की विश्वसनीयता पे सेंध लग रहा है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को विस्तार से देखते हैं। तो कानून के शासन में जो विश्वास की कमी हो रही है और देखा जा रहा है कि वर्तमान समाज के सभी क्षेत्रों में कानून को जो धूमिल किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा हो गया, महिलाओं पर अत्याचार हो गया, बच्चों पर उत्पीड़न हो गया, लड़कियों की जो स्थितियां हैं, डेली ऐसे ऐसे न्यूज आ रहे हैं। कल भी एक न्यूज आया था कि ऑनलाइन एब्यूज के कारण लड़की सुसाइडल टेंडेंसी में पहुंच गई, सुसाइड करने का प्रयास करे थे वृद्धावस्था में। देश के जितने भी वृद्धावस्था के व्यक्ति हैं उन्हें डर लगा रहता है कि उनका जो बचा हुआ जीवन है वो कहाँ बीतेगा। तो अनेक तरह की समस्याएं हैं जो देखी जा सकती है और इससे ये पता चलता है कि हमारे कानून की विश्वसनीयता पे सवाल उठाया जा रहा है। तो उदाहरण देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय पदक विजेता पहलवानों और उसकी कथित यौन उत्पीड़न एवं दिल्ली में लंबे समय से धरना देने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। ये जनवरी से ही शुरू हो चुका। जनवरी 2023 में सबसे पहले इन लोगों ने दिल्ली में धरना दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन पे कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जांच समिति बैठी। ठीक है, इनके मामले पे जांच करवाया गया, परंतु उनकी जांच सही तरीके से नहीं हुई। फिर अप्रैल 2023 में भारत के चीफ जस्टिस सीजेआई ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। ठीक है, और पहलवानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा। एक तो एफआईआर के लिए कहा और दूसरा सुरक्षा देने के लिए कहा। तब जाके इन्हें सुरक्षा प्राप्त हुआ और एफआईआर दर्ज हुआ। तो इनके एफआईआर जो दर्ज किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा दो प्रकार का एफआईआर दर्ज किया गया। पहला जो था आईपीसी की धारा 354, 354 ए, 354 डी और 506 के तहत जारी किया गया। और दूसरा जो था, जो मामला दर्ज किया गया वो पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया गया, जो नाबालिग पहलवानों के आरोप के संबंध में यौन संबंधों से बच्चों के संरक्षण के अधिनियम के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसमें लगातार यही देखा गया, जो आर्टिकल के द्वारा कहा जा रहा है, लेखक के द्वारा, लगातार पुलिस के द्वारा सुस्त रवैया अपनाया गया और हमेशा से जो मुख्य आरोपी था उसको बचाव कर किया गया। पहले धरने के बाद जिसमें भारतीय कुश्ती महासंघ में चल रही संदिग्ध गतिविधियों को भी उजागर किया गया था। सीआरपीसी पुलिस दंड संहिता की धारा 156(1) के अनुसार पुलिस स्टेशन का ये जो लाइन है ना, ये हमेशा याद रखिएगा, इसका यही इंपॉर्टेंस था। पुलिस स्टेशन का कोई भी प्रभारी अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी संज्ञेय मामले की जांच कर सकता है, जो कि ऐसे स्टेशन की सीमा के भीतर स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय के पास अध्याय 13 के प्रावधानों के तहत जांच करने, मुकदमा करने की शक्ति प्रदान करता है। परंतु दिल्ली पुलिस इसमें पूर्णतः नाकाम रही। यहाँ पे राइटर कहते हैं कि यहाँ दिल्ली पुलिस की लापरवाही साफ साफ दिखाई देती है कि पॉस्को जो एक्ट है के तहत मामला दर्ज होने के बावजूद जो मुख्य आरोपी से पूछताछ भी नहीं किया गया। उसके बाद मुख्य आरोपी पर कोई
प्रतिबंध भी नहीं लगाया गया। यहां तक कि ये जो मुख्य आरोपी थे वो गवाहों को डरा रहे थे। यहां तक कि जो मुख्य आरोपी थे वो गवाहों को डरा रहे थे और सोशल मीडिया पे उनके विरुद्ध बदनाम करने के अलग अलग हथकंडे अपना रहे थे और उन्हें बदनाम करने का एक अभियान की तरह चला रहे थे और पुलिस देखती गई, पुलिस इसे पूरी तरह नजरअंदाज करती रही। इसलिए राइटर के द्वारा कहा जाता है यहाँ पे दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है उस पे सवाल उठते हैं। अब ये देखा जाता है कि जो जांच है उसकी दिशा कौन निर्धारित करेगा, क्योंकि ये जो जांच का दिशा है इसे कौन निर्धारित करेगा। इसमें बहुत लंबा समय लग गया। जांच पर अंतिम परिणाम पर पुलिस को पूर्ण स्वायत्तता दी गई है। 2008 के साकरी बसु बनाम यूपी सरकार के मामले में कोर्ट ने कहा था कि जांच की प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट भी हस्तक्षेप कर सकता है, जिससे जांच की प्रक्रिया जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि यहाँ पे देश के प्राइड का सवाल है। ये सारे जो अच्छे खिलाड़ी हैं जो मेडल ऑलरेडी लाते हैं उनके साथ ऐसी परिस्थिति हो रही है कि ये इतने अच्छे खिलाड़ी जो हैं और ये दिल्ली के रोड पे खड़े हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके उत्पीड़न की बात कही जा रही है बोर्डों के द्वारा। तो यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि रूल ऑफ लॉ जो है इसमें कोर्ट और दिल्ली पुलिस दोनों लापरवाही बरते हैं, ठीक है। क्योंकि जहां पुलिस के अधिकार क्षेत्र थे वहां भी लापरवाही बरती गई, हमेशा मुख्य आरोपी को सहयोग किया गया। और वहीं जो कोर्ट की जो कार्रवाई थी, कोर्ट बहुत से क्षेत्रों में स्वयं संज्ञान ले सकता है, परंतु कोर्ट भी यहाँ पे शिथिलता दिखाई। इस आर्टिकल के द्वारा यही कहा गया है कि रूल ऑफ लॉ को हमेशा मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, हमारा कानून है, वो सही तरीके से रहता है और जो सारे नागरिक है इसी कानून पे भरोसा करके शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए कानून के विश्वास को नहीं डगवाने दिया जाना चाहिए, चाहे वो पुलिस हो या कोर्ट हो, इसे समझना चाहिए। अगला आर्टिकल है हमारा इंडिया के डाटा प्रोटेक्शन लॉ के लिए। इसमें कुछ मुख्य बातें कही गई है कि इंडिया यूरोप नहीं है, ठीक है, ये कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं है। यहाँ की आबादी 1.4 अरब है। भारतीयों के लिए डेटा संरक्षण कानून का मसौदा तय करना आसान बात नहीं है। यूरोपीय संघ ने जहां यहाँ पे क्लियर लिखा है, यूरोपीय संघ ने जहां पे जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट लाया और उसकी खूब आहोभगत हुई, उसकी वैश्विक मंच पे बहुत सम्मान किया गया। इस विश्वसनीय नियम को बनाने के लिए, जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जो कारगर साबित होने का उम्मीद किया जा रहा था, लाया गया। परंतु जीडीपीआर जो है उसको कार्यान्वयन की चुनौती झेलनी पड़ी और उसकी जटिल प्रक्रिया भी उसके कार्यों के प्रभाव को सीमित कर दिया। तो भारत को, ऐसा कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि भारत को सिर्फ ड्राफ्टिंग से काम नहीं चलेगा, कोई भी कानून का ड्राफ्टिंग से नहीं होगा, उसको जमीनी स्तर पे कितना व्यवहारिक रूप से हम उसका कार्यान्वयन कर सकते हैं, उसका कितना रिजल्ट ला सकते हैं, ये देखना होगा। तो राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि इस कानून को बनाने के लिए हमें सभी परिप्रेक्ष्य, सभी डायमेंशंस को अच्छे तरीके से जांचना होगा, जिससे कि देश के नागरिकों के डाटा का संरक्षण कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं हो। अब आगे देख लेते हैं डेटा उपयोग संबंधी मुद्दे। यह विचार विमर्श तेजी से प्रासंगिक हो रहा है कि डेटा संरक्षण संबंधी कानून 20 जुलाई से 11 अगस्त तक एक नया डेटा संरक्षण विधेयक के रूप में संसद में पेश किया जाएगा। पिछले डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2022 को जारी किया गया, उसमें कुछ चीजों को नजरअंदाज किया गया, जैसे डीपीडीटी जो ये है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन विधेयक है, केवल व्यक्तिगत डेटा का ही सुरक्षा करता है, यानी कि कोई भी डीपीडीटी डेटा से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति की पहचान को सुनिश्चित कर सकता है, उसको पहचान को अच्छे से देख सकता है। तो आर्थिक संबंधित डेटा, उपयोगकर्ताओं के जो हमारे नागरिक हैं उनके पसंद नापसंद के विकल्प, प्रोफाइल डेटा, भविष्यवाणी कि वो क्या आगे यूज करेंगे, क्या समाप्त हो रहा है, कोई सामान आज खरीदा गया तो वो कितने दिन में समाप्त हो जाए, इन सभी का डेटा को वो स्टोर कर रहा है और
डेटा का उपयोग किया जा सकता है किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए उबर कैब का जो हमारा होता है, उबर कैब से हम जब यात्रा करते हैं तो उसको जो हम लोग डेटा प्रोवाइड कराते हैं, तो उन डेटा के दुरुपयोग से बाजार की अनेक कंपनियां अनेक फायदा उठाती है कि कौन सा व्यक्ति कहां जा रहा है, महीने में कहां यात्रा कर रहा है, कितने लोगों से मिलता है, महीने में कहां कहां जाता है। तो ये सारा डेटा जो है किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति के जीवन पे खतरा उत्पन्न कर सकता है। या फिर कोई व्यक्ति है वो किसी निश्चित समुदाय से मिल रहा है तो उसके क्या विचारधारा है, ये सारी चीजें भी धूमिल कर सकता है। रुचि, आवश्यकता, घर में कितने मेंबर है, लगातार वो कितने मेंबर्स के साथ में रहता है, किन किन देशों में जाता है, ये सारी डेटा को वो स्टोर करते हैं जिससे किसी व्यक्ति के सुरक्षा को कंप्रोमाइज किया जा सकता है। तो इस जोखिम के समाधान के लिए 2018 एवं 19 में डेटा संरक्षण विधेयक में शामिल किया गया था कि जो अदर कंपनियां हैं वो जो हमारे डेटा स्टोर कर रहे हैं उनको इनक्रिप्ट रखें, उसको वो यूज नहीं कर पाए। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो डीपीडीपी जो आया है हमारा नया वाला विधेयक, उसके मसौदे में इस तरह के डेटा के दुरुपयोग संबंधी कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। ये इस डेटा का, ये जो लेटेस्ट वाला डीपीडीपी विधेयक है, इसका ड्रॉबैक है। इस तरह डीपीडीपी भारतीय नागरिकों की गोपनीयता प्रदान करने के दायरे और प्रभाव को सीमित करता है। ठीक है, तो इसका समाधान क्या है? तो जो विधेयक हमारा नया लाया जा रहा है उसमें एक दंडात्मक प्रावधान बनाया जाए और जो भी व्यक्तियों के डाटा, जो व्यक्ति के पर्सनल डेटा है, उसको किसी कंपनी के द्वारा प्रोसेसिंग करके अगर उसका उपयोग किया जाता है, वित्तीय दंड का प्रावधान किया जा सके, जिससे डेटरेंस क्रिएट हो, भय पैदा हो समाज में और उन कंपनियों में जो हमारे डेटा का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि डेटा सुरक्षा बोर्ड की सीमितता क्यों है। तो डेटा सुरक्षा बोर्ड वो प्राधिकरण है जिसे कानून लागू करने का काम सौंपा गया है। बोर्ड केवल तभी निर्णय के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है यदि कोई प्रभावित व्यक्ति, ये क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभावित व्यक्ति अगर उसके पास शिकायत लेके जाता है या फिर सरकार या अदालत उसे आदेश देती है, तभी वो कार्यवाही करता है। बोर्ड जो सोशल मीडिया पे अभद्र वर्ड का यूज किया जाता है, एब्यूजिव वर्ड का यूज किया जाता है, उसको फिल्टर नहीं करता है, या फिर और अनेक प्रकार से डेटा का मिसयूज किया जाता है, उसको कंट्रोल नहीं करता है। डेटा संरक्षण के लिए उबर जैसी कंपनियां व्यक्तिगत डाटा का दुरुपयोग करती है, जो प्रोसेसिंग करके उसका इस्तेमाल करती है, उसे भी नियंत्रित नहीं करता है। तो इस कारण उपयोगकर्ताओं का जो डेटा के संरक्षण से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, वो डाटा ट्रांसफर और डाटा एक्सचेंज की ज्ञान से अज्ञानता। सभी लोग अभी भी सारे टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते, परंतु उनका डेटा कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है उससे वो अभी अनभिज्ञ हैं। डेटा संरक्षण हेतु सरकार के नियमों के संबंध में जागरूकता की कमी। सरकार को एक अभियान बनाना चाहिए कि जिससे कि डेटा संरक्षण के संबंध में लोगों के बीच में अवेयरनेस आ सके। वर्तमान के डेटा प्रोसेसिंग की लगातार नवीनता और उन्नयन, अपडेशन उपयोगकर्ताओं और सरकार के लिए भी एक नया समस्या उत्पन्न कर रहा है। नया नया फायरवॉल बनाए और उसके बाद वे लोग अलग तरीके सोच के उसका एक लूप होल निकाल दिए। तो नए नए अपडेट से और भी तरीके का परेशानी उत्पन्न हो रहा है। उदाहरण स्वरूप, जब फूड डिलीवरी ऐप पे कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण डेटा देता है, लेकिन फूड डिलीवरी ऐप द्वारा ब्रोकर को बेच दिया जाता है और ब्रोकर किसी और कंपनी को बेच देता है, जिससे कि वो पैसा अर्न करने, परंतु भारत का जो डेटा प्रोटेक्शन है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। तो इसका समाधान के लिए सुझाव दिया जाता है कि डेटा का जो प्रोटेक्शन बोर्ड है उसके अधिकारों को बढ़ाया जाए और डीपीडीपी जो नया विधेयक है उसमें अनेक प्रकार के डेटा प्रोटेक्शन संबंधी एक्ट को ऐड किया जाए, जिससे कि हमारे भविष्य में कोई समस्या ना हो पाए। भविष्योन्मुखी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ सारे नागरिक अपने डेटा के प्रति
आश्वस्त रहे कि उनका डेटा सुरक्षित है। तो ये था आज का आर्टिकल जो द हिंदू में था। तीसरा आर्टिकल देख लेते हैं थोड़ा सा। वाई इज केच ब्रिज अटैक्ड सिग्निफिकेंटली। इसमें क्लियर कहा गया है, ये मेनली मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसका जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है क्रीमिया है और यहाँ पे ये जो है वो रसिया का मेनलैंड है। तो ये सिर्फ एक ही जो ब्रिज है ये दोनों देशों को जोड़ती है, इधर यूक्रेन है और इधर रसिया है। तो रसिया का कहना है कि यूक्रेन द्वारा 2 ड्रोन के द्वारा इसे उड़ाया गया है। यहाँ देखिए ये बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे रेलवे भी है और साथ ही साथ रोड ट्रांसपोर्ट के साथ साथ वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल है। तो इसे ही ब्लास्ट किया गया है, जिससे कि वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के बीच में स्थितियां और खराब हो गई है। इसे निरंतर सुधारने की आवश्यकता है क्योंकि ये दोनों के बीच में असहमति बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, जिससे वैश्विक वातावरण भी प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो इसे जल्द से जल्द समाधान करना है। यहाँ पे ब्लैक सी है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ सी ऑफ अजोब है, ये सारी चीजें हमें याद रखनी है क्योंकि निरंतर यूपीएससी में लोकेशन से सवाल इस बार भी आया था कि यूक्रेन के जो आसपास से कंट्री है उसका मिलान करें। तो हमेशा जो भी द हिंदू में लोकेशन बेस्ड आर्टिकल्स आते हैं उसे एक बार देखना आवश्यक है। तो कैसा लगा मेरा सारा आर्टिकल जरूर मुझे बताएं और जो भी समस्या हो मुझे कमेंट करके बताएं। प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।